Welcome to the series of CSS. Hi, my name is Iman. Today, in the fourth lecture of CSS, we are going to know about the selectors. Selectors basically क्या होता है? Selectors हम किसी भी स्टाइल को अप्लाई करने के लिए जब किसी भी टैग को एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो उसको हम सिलेक्टर कहते हैं। तो सिलेक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनको पढ़ने से पहले हमें बेसिक फॉर्मेट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मेट सीएसएस में सेलेक्टर्स का क्या होता है कि हम यहाँ पर सेलेक्टर यूज करते हैं, उसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, देन हम प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स को यूज करते हैं कॉलन एंड सेमी कॉलन के थ्रू। इस तरह जो भी हम स्टाइल उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो वो हमारे सेलेक्टर के ऊपर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने H2 सेलेक्टर यूज किया है, तो जितनी भी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर H2 हेडिंग्स होंगी उन सबके ऊपर कलर रेड की जो प्रॉपर्टी है, स्टाइल है, ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो H2 लिखा हुआ है ये सेलेक्टर होता है। तो यहाँ पर सेलेक्टर्स को यूज करने से पहले एक HTML की फाइल हम आपको दिखाते हैं। तो एक HTML की फाइल है जिसके अंदर मैंने कंटेंट जो है वो ऐड कर लिया। हमारे से कोई कंसल्ट नहीं है, हमने यहाँ पर ये कंटेंट किस तरह ऐड किया है। ये कोरा वेबसाइट है हमारे पास, उसका ये कोरा नाम की एक वेबसाइट है जिसकी मैंने कुछ कंटेंट जो है वो यहाँ पर ऐड किए हैं, कुछ बटन्स ऐड किए हैं, कुछ फॉर्म्स ऐड किए हैं, कुछ लिंक्स ऐड किए हैं। कोरा की वेबसाइट से हमने यहाँ पर कंटेंट उठाकर HTML, इसके अंदर कोई CSS अप्लाई नहीं किया अभी तक, सिंपली ये एक HTML के थ्रू क्रिएट की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग यूज की गई है, 2 बटन्स लॉगिन किए गए हैं, ये इनपुट एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, ये नेविगेशन मेन्यू है, ये मेरे पास हेडिंग है, ये भी मेरे पास एंकर टैग्स की मदद से 2 लिंक दिए गए हैं, ये पैराग्राफ टैग है और 2 मेरे पास बटन है सिमिलर, ये रिपीट हुआ हुआ प्रोसेस। लास्ट में हमारे पास ये एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, 2 हमारे रेडियो बटन दिए हुए हैं और लास्ट में हमारे पास फुटर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मेट है जो हमने क्रिएट कर लिया HTML को यूज करते हुए। अब इसके अंदर हम CSS को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर सेलेक्टर्स को यूज करके देखते हैं। बेसिक फॉर्मेट तो हमारे पास ये होता है जिसके अंदर हम H2 का जो सेलेक्टर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहला डिफरेंट टाइप ऑफ द सेलेक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला और सिर्फ सिंपल सेलेक्टर है, वो होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमारे पास कोई भी वेब पेज है या कंटेंट है, हम पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर एक जैसा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर को आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई भी H1 H2 पैराग्राफ या एंकर टैग कुछ भी इस तरह का टेक्स्ट टाइप ऐड नहीं किया। एक स्टार टाइप नजर आ रहा है आपको। ये स्टार टाइप जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये यूनिवर्सल सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। द एस्टेरिस्क स्टार इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये सिंबल जो होता है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्यों यूज करते हैं? इट टारगेट्स ऑल एलिमेंट्स ऑन द पेज रिगार्डलेस ऑफ द टाइप। यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने वेब पेजेस के ऊपर सारे एलिमेंट्स के ऊपर एक जैसा स्टाइल अप्लाई कर सकें, रिगार्डलेस उसकी क्या टाइप है, क्या आईडी, क्या वैल्यू है, क्या एट्रीब्यूट है, कुछ भी इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं होता। जस्ट हम उसके अंदर यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हैं तो सारे के सारे कंटेंट के ऊपर H2 है, कौन सा है हमने टैग यूज किया, एंकर टैग है, पैराग्राफ टैग है, हेडिंग टैग्स है, टाइटल है, फुटर है, उन सब के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो भी हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हुए स्टाइल अप्लाई किया होगा। तो हम इसको एक बार प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे वेब पेजेस के ऊपर किस तरह स्टाइल को अप्लाई करवाता है पूरे के पूरे कंटेंट के ऊपर। तो ये HTML की फाइल है, इसको मैंने CSS की फाइल के साथ लिंक कर दिया है। अभी तक हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हम इसके अंदर स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हेडर में मेरे पास दिया हुआ H1 हेडिंग है, बटन्स दिए में, इनपुट एलिमेंट्स है, डिव, नेविगेशन, UL टैग्स हैं, LI टैग्स हैं, एंकर टैग्स हैं, डिफरेंट मल्टीपल टैग्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं। तो इन सब के ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हुए। ये स्टार टाइप एंड कर्ली ब्रेसेस। तो हम यहाँ पर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इम्पैक्ट कर लेते हैं, इसको हम सेव करते हैं और व्यू करते हैं, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी HTML फाइल जो भी मैंने क्रिएट की थी उन सब के ऊपर फॉन्ट फैमिली का स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया इंटायर। चाहे वो मेरे पास हेडिंग थी या लॉगिन बटन था या इनपुट एलिमेंट्स थे या नेविगेशन मेन्यू था, एंकर टैग्स थे, पैराग्राफ था, फुटर था, हेडिंग था, क्या था, चेक बॉक्सेस थे, रेडियो बटन थे, इन सब के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो गया जो कि हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया था? फॉन्ट फैमिली इम्पैक्ट हमारे पास यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया था। तो वो सारी की सारी हमारी HTML फाइल के अंदर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू वॉयलेट ले लिया और फोरग्राउंड कलर हम यहाँ पर लेंगे व्हाइट एंड रिफ्रेश। तो
तो आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर पर्पल कलर अपीयर हो गया, बैकग्राउंड कलर, और जो फोरग्राउंड कलर है वो सारे के सारे टेक्स्ट का क्या हो गया, व्हाइट कलर यहाँ पर अपीयर हो गया। अगर मैं यहाँ पर भी लिखूंगी तो व्हाइट कलर ये हमारे पास यहाँ पर कोरा, लॉगिन बटन के अंदर, नेविगेशन मेन्यू के अंदर, पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक्स, इन सब के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हो गया है, व्हाइट कलर फोरग्राउंड कलर में, और बैकग्राउंड में पर्पल कलर अपीयर हो गया। तो इस तरह हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हुए अपने पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। बट यूजुअली यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज नहीं किया जाता अब लाइव वेबसाइट्स के अंदर इस तरह, क्योंकि हमें मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई करने होते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सेलेक्टर को इस हद तक यूज नहीं किया जाता। यूनिवर्सल सेलेक्टर से नेक्स्ट हम जो सेलेक्टर को पढ़ना चाहते हैं वो हमारे पास है एलिमेंट सेलेक्टर। इस सेलेक्टर को हम पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हुए अगर हमने हेडिंग यूज किया तो H2 टैग यूज किया तो उसके लिए H2 यूज करेंगे, पैराग्राफ के लिए P, एंकर के लिए A, हम वहां पर सिलेक्टर एलिमेंट को यूज कर लेंगे। उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू को यूज करते हुए हम वहां पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने बेसिकली बहुत बार यूज किया है अपनी पिछले लेक्चर्स में, तो इस बार भी हम इसको एलिमेंट सेलेक्टर को एक बार यूज करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर क्यों कहा जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उस एलिमेंट का नाम जिस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पैराग्राफ को P से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर P को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर की मदद से स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, इसलिए हम उसको एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ से सारे स्टाइल को हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को रिमूव करते हैं, इसको सेव करते हैं, व्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये दोबारा से आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो HTML फाइल के अंदर, तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि HTML फाइल के अंदर मेरे पास जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर P को सिलेक्ट करूंगी, तो यहाँ पर हम P को सिलेक्ट कर लेते हैं, P कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, फोरग्राउंड कलर, कलर इज इक्वल टू हम यहाँ पर रखना चाहते हैं रेड कलर, ब्राउन। सेव कर लिया इसको और इसको रिफ्रेश करते हैं। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ये मेरे पास पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी कंटेंट था वो सभी ब्राउन कलर में अपीयर हो गया। सिमिलरली सेकंड में भी हमारे पास ये सारा का सारा फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया है पैराग्राफ के अंदर जो भी मैंने कंटेंट ऐड किया था। ये लास्ट पे हमारे पास ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है। इस तरह हम सिमिलरली यहाँ पर अगर एंकर टैग्स का हम यूज करेंगे, एंकर टैग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंकर टैग कर्ली ब्रेसेस, उसके ऊपर भी हम कलर अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, कंट्रोल एस, सेव करते हैं उसको और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एंकर टैग्स थे मेरे पास उनके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है ब्राउन कलर का। हम इसी तरह इसके ऊपर फोरग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट जो है हमारे पास अपीयर हो जाए। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, तो अब आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट हो रहा है टेक्स्ट मेरे पास। बैकग्राउंड कलर हमने एंकर टैग्स का यूज किया विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट सेलेक्टर्स। यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर कौन सा है, एंकर टैग में ए और पैराग्राफ में पी, ये दोनों मेरे पास एलिमेंट सेलेक्टर्स हैं। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर्स को यूज करती हूँ, सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी आ रही है 001, ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के ऊपर, हमारे पास एक पूरा लेक्चर होगा स्पेसिफिसिटी के ऊपर, ये स्पेसिफिसिटी सेलेक्टर्स की होती क्या है। यूजुअली अभी हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जैसे जैसे हम CSS को एक्सप्लोर करते जाएंगे हमें इस बारे में डिटेल में नॉलेज होता जाएगा कि सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या होता है। एलिमेंट सेलेक्टर में हमारे पास एक और नई चीज है जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी, वो ये है कि अगर हमें फॉर मल्टीपल टैग्स के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करना है तो हम उनको कॉमास के साथ सेपरेट कर सकते हैं। अगर मुझे H2 के अंदर सेम स्टाइल अप्लाई करना है, वही सेम स्टाइल पैराग्राफ के अंदर अप्लाई करना है और वही सेम स्टाइल एंकर टैग के साथ अप्लाई करना है, तो हम इनको एक साथ लिख के कॉमा से सेपरेट करके उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसको एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सेपरेटली पैराग्राफ टैग को यूज किया, एंकर टैग्स को यूज किया, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सेम स्टाइल में हेडिंग के अंदर यूज करूँ, यहाँ पर हमने H1 हेडिंग यूज की हुई है, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं H1 कॉमा पैराग्राफ टैग कॉमा एंकर टैग एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब हमने यहाँ पर तीन सेलेक्टर्स को यूज किया, H1 P एंड A। अब हमने तीनों टैग्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम इन तीनों के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, फोरग्राउंड कलर सिमिलर हम वही कर लेते हैं, फोरग्राउंड कलर व्हाइट एंड बैकग्राउंड कलर अब हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर कहते हैं एक्वामेराइन, एक्वामेराइन, कंट्रोल एस, सेव करते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सभी हेडिंग टैग्स के ऊपर, एंकर टैग्स के ऊपर और यहाँ पर फोरग्राउंड कलर अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं क्योंकि टेक्स्ट प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, कंट्रोल एस। अब आप देख सकते हैं हेडिंग के ऊपर भी मेरे पास एक्वामेराइन कलर अपीयर हो गया है, सिमिलरली एंकर टैग्स के ऊपर भी अपीयर हो रहा है, पैराग्राफ टैग के अंदर भी ये भी हमारे पास एंकर टैग्स हैं और ये भी पैराग्राफ में दिया हुआ है। जितने भी इस पेज के ऊपर हेडिंग्स, पैराग्राफ और एंकर टैग्स थे उनके ऊपर ये वाला सारा का सारा स्टाइल एक साथ अप्लाई हो गया विद द हेल्प ऑफ दीज कॉमास। हमने अगर एक पेज के ऊपर मल्टीपल टैग्स के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करना है तो हम एलिमेंट सेलेक्टर्स को इस तरह यूज करके कॉमा से डिफरेंशिएट करके स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस सेलेक्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो है ID सेलेक्ट। Selects an element based on its value of the element's ID attributes। हमने ID attributes के बारे में पहले डिटेल में पढ़ा है। ID selectors को हम किस तरह यूज करते हैं,
उससे पहले आईडीज का हमने कहाँ पर इस्तेमाल किया है, इन फॉर्म्स में। जब हम इनपुट एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद हम आईडी को सेट करते हैं, देन लेबल्स को यूज करते हैं और फॉर एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आईडी और फॉर एक दूसरे को लेबल और इनपुट को कनेक्ट कर देता है, इसलिए हम आईडी और फॉर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। टेल्स हाउ लेबल्स एंड इनपुट्स आर लिंक्ड बाय आईडी, कि आईडी के थ्रू किस तरह इनपुट जो है वो हमारे पास लेबल्स के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह हम आईडी सेलेक्टर्स को यूज करते हुए स्टाइल अप्लाई करेंगे सीएसएस के अंदर। इसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि हमारे पास अगर एक वेब पेज है उसके ऊपर मल्टीपल H1 टैग्स यूज किए गए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक H1 टैग्स हैं जिनके ऊपर मेरा स्पेसिफिक स्टाइल जो है वो अप्लाई हो, तो उसके लिए हम आईडी सेलेक्टर को यूज करते हैं। सेलेक्टर यूज करने से पहले हमें उस H1 हेडिंग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा, देन हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। आईडी सेलेक्टर का जो बेसिक फॉर्मेट क्या है, हमारे पास जो भी हमने आईडी वहां पर रखी होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास H1 हेडिंग है, उसके ओपनिंग टैग के अंदर हमने आईडी एट्रीब्यूट को यूज किया है और आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने क्या सेलेक्ट की है, माई आईडी। तो जो हमने वहां पर सेलेक्ट की होगी वो सिमिलर हम यहाँ पर आईडी सेलेक्टर में यूज करेंगे। आईडी जैसे यहाँ पर इनपुट में हमने यूज किया आईडी इज इक्वल टू माई आईडी, इसी तरह फोर में भी हमने यूज किया माई आईडी। तो हम जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने से लिए हम यहाँ पर हैश का यूज करेंगे, जैसे हम हेक्स कोड्स में यूज किया इसी तरह हम हैश डालेंगे, आगे माई आईडी लिखेंगे। बिल्कुल ये हमारे पास एक केस सेंसिटिव है, जिस तरह हमने आईडी के अंदर स्मॉल एम, स्मॉल वाई, स्मॉल आई एन, स्मॉल डी लिखा है, इसी तरह हम सिलेक्टर के अंदर भी स्मॉल लेटर्स को यूज करेंगे, अदरवाइज स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हम एक बार यूज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर इस एलिमेंट सेलेक्टर को रिमूव कर देते हैं, HTML फाइल के अंदर चल के देखते हैं। तो हम यहाँ पर बटन्स हमारे पास दिए हुए हैं, हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये दो बटन्स दिए हुए हैं, लॉगिन बटन दिया हुआ है और साइन अप बटन दिया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि स्टाइल से लॉगिन बटन के ऊपर अपीयर हो, साइन अप बटन के ऊपर अपीयर ना हो, तो उसके लिए हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बटन्स दिए हुए, जो पहला बटन है उसको हमने पहली आईडी दे दी है लॉगिन की, और दूसरे बटन को साइन अप की आईडी दी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टाइल अप्लाई हो वो लॉगिन बटन के अंदर हो, तो यहाँ पर हम स्टाइल CSS में जाके हैश यूज करेंगे और हमने यहाँ पर आईडी क्या सेट की है, लॉगिन। केस सेंसिटिव है तो इसलिए हम लॉगिन यूज करेंगे, लॉगिन। हम देख लेते हैं किसी और बटन के ऊपर ये आईडी तो अप्लाई नहीं हुई, अदरवाइज ये वाला सारा प्रॉपर्टी जो हम स्टाइल अप्लाई करेंगे वो उसके अंदर भी अप्लाई होगी। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर हम यूज करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट एंड फोरग्राउंड कलर व्हाइट। हम इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दो बटन दिए हैं, लॉगिन बटन एंड साइन अप बटन। अगर मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन की बजाय सिंपली यहाँ पर बटन लिखती, Ctrl+S करते हैं एंड व्यू करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस वेब पेज के ऊपर जितने भी बटन्स दिए हैं वो स्टाइल सभी बटन्स के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन मुझे इस तरह नहीं करना, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक उसी बटन के ऊपर अप्लाई करना है जो मैं चाहती हूँ। सिर्फ मुझे लॉगिन बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, तो लॉगिन बटन को हम स्पेसिफिक आईडी देंगे और उस आईडी को हम यहाँ पर आईडी सेलेक्टर के अंदर यूज करेंगे। देन उसी बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा जिसको हमने आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं लॉगिन के ऊपर सिर्फ बैकग्राउंड कलर पर्पल और फोरग्राउंड कलर व्हाइट अप्लाई हुआ, बाकी किसी बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर साइन अप बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो, तो हम साइन अप बटन भी यूज कर सकते हैं। साइन अप पे हमारे पास बटन के ऊपर आईडी दी हुई साइन अप। सिमिलरली हम यहाँ पर यूज करेंगे हेक्स कोड का और यूज करेंगे साइन अप एंड कर्ली ब्रेसेस। देन इसी स्टाइल को हम कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट करके चेंजेस करेंगे, पेस्ट। और मैं यहाँ चाहती हूँ कि कलर ब्लैक, व्हाइट की बजाय पिंक हो जाए और बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन अप बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ। जो मैंने साइन अप बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया वो लॉगिन बटन के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ और किसी बटन के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, और जो लॉगिन बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया वो साइन अप या किसी और बटन के ऊपर, वेब पेज के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने यूज किया था आईडी एट्रीब्यूट्स का। यहाँ पर और भी बटन है हमारे पास, अपवोट का बटन है, आंसर का बटन है, उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर आईडी सेलेक्टर्स को यूज नहीं किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बटन, अपवोट का बटन और जो आंसर का बटन है, इनके ऊपर कोई आईडी यूज नहीं की गई। अगर हम यहाँ पर आईडी को यूज करेंगे देन उनके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। सिमिलर अगर मैं यहाँ पर यूज कर दूं आईडी एट्रीब्यूट को, इसके ऊपर भी हम लिख देते हैं लॉगिन। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिस बटन के ऊपर मैंने वो लॉगिन की आईडी सेट की थी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो वाला स्टाइल अप्लाई हो गया जो इस लॉगिन बटन के ऊपर अप्लाई हुआ था। सिमिलरली अगर मैं किसी और बटन को, नेक्स्ट आंसर बटन को अगर मैं आईडी दूं स्टाइल की, यहाँ पर सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि आंसर बटन के ऊपर मैंने सिर्फ आईडी सेट की थी स्टाइल की, तो जो साइन अप बटन के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हुई है वही सेम मेरे पास आंसर बटन के ऊपर अप्लाई की विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी एट्रीब्यूट। इसीलिए हम आईडी सेलेक्ट ताकि स्पेसिफिक उसी बटन या उसी एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जिसको हम करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट जिस सेलेक्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर। सेलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड प्रेजेंस और द वैल्यू ऑफ एन गिवन एट्रीब्यूट, कि कोई भी अगर हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो हम उसको एट्रीब्यूट्स उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो इनपुट एलिमेंट्स हैं,
और उनके डिफरेंट हमने एट्रीब्यूट यूज किए हैं, टाइप एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं, तो हम उनके टाइप एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे भी उनको डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है कि हम अगर इनपुट के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो इनपुट यूज करेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, अगर एट्रीब्यूट टाइप है इज इक्वल टेक्स्ट है तो हम इस तरह वैल्यू कॉलन के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिखेंगे, देन क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। और सिमिलर नेक्स्ट हमारा बेसिक फॉर्मेट कर्ली ब्रेसेस प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर कॉलन एंड सेमीकोलन। इसको भी हम एक बार VS कोड के अंदर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास HTML की फाइल है जिसके अंदर हमने मल्टीपल इनपुट एलिमेंट्स को यूज किया हुआ है। ये हमारे पास एक डिव टैग है, इसके अंदर इनपुट टैग्स का हमने यूज किया हुआ है। इनपुट के अंदर पहली जो हमारे पास पासवर्ड है और दूसरा टेक्स्ट है। इसकी जो टाइप है उसको हमने डिफाइन किया हुआ है टेक्स्ट के साथ और इसकी टाइप डिफाइन की हुई है पासवर्ड के साथ। मैं चाहती हूँ कि टाइप का जो एट्रीब्यूट है इनपुट, इसके अंदर स्टाइलिंग डिफरेंट हो और पासवर्ड के अंदर डिफरेंट हो। तो हम इसको एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं कि स्टाइल अप्लाई करने से पहले ही किस तरह का व्यू होगा। तो स्टाइल अप्लाई करने से अभी तक हमारे पास वेब पेज इस तरह का अप्लाई हो रहा है। अब इसके ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो इनपुट है जिसकी टाइप टेक्स्ट है इसका कलर डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू द पासवर्ड इनपुट। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इनपुट, हम यहाँ पर यूज करेंगे इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसको हम किसके अंदर रखेंगे, कॉलन्स। इसको हम किसके अंदर रखेंगे, डबल कोट्स के अंदर। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। कलर जो है वो होना चाहिए फोरग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इनपुट को यूज कर लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। जो भी हमारे पास वहां पर एट्रीब्यूट यूज किया हुआ था, एट्रीब्यूट क्या था हमारे पास, टाइप इज इक्वल टू। यहाँ पर इस इनपुट की जो टाइप थी वो एट्रीब्यूट यूज किया था टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो वही सिमिलरली हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट सेलेक्टर में यूज किया है। कर्ली ब्रेसेस बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू वॉयलेट किया और कलर व्हाइट यूज किया। अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट एलिमेंट के अंदर बैकग्राउंड कलर पर्पल हो गया है और टेक्स्ट यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगी वो व्हाइट में अपीयर हो रहा है। सिमिलरली पासवर्ड के अंदर ये भी इनपुट एलिमेंट है लेकिन इसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया था एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अगर मुझे पासवर्ड के अंदर स्टाइल अप्लाई करना है तो सिमिलर सिंटैक्स जो है वो पासवर्ड के लिए अप्लाई करेंगे। हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड पेस्ट, और यहाँ पर टाइप किया थी पासवर्ड। बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ ग्रे हो जाए और ब्लैक हो जाए, फोरग्राउंड कलर, इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड का जो इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई होगी है ग्रे। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगी तो वो ब्लैक में अपीयर हो रहा है। डॉट डॉट्स अभी पासवर्ड का है तो हमारे पास अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन डॉट्स भी ब्लैक में अपीयर हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसका रेड कर दूं, Ctrl+S करें और रिफ्रेश करें, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में डॉट्स अपीयर हो रहे हैं। और किसी इनपुट एलिमेंट के अंदर ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। हम स्पेसिफिक एलिमेंट को भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर की मदद से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब, किसी और के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं किसी भी इनपुट की या किसी भी एलिमेंट की टाइप एट्रीब्यूट में ये यूज करती हूँ तो उसके ऊपर सिमिलर स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज है, हम इसको विदाउट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट ऑन द बेस ऑफ जस्ट टाइप। कोई ऐसा इनपुट है जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट, जो सभी इनपुट के अंदर हम यूज करते हैं यूजुअली टाइप एट्रीब्यूट को यूज किया तो उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं विदाउट वैल्यूज। अभी यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की कि कौन सी टाइप है, सिंपली हमारे पास एक इनपुट है जिसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट में चेक बॉक्सेस भी होते हैं, रेडियो बटन्स भी हो सकते हैं, वो एंकर टैग्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं। वो कोई भी एलिमेंट है जिसके अंदर हमने टाइप एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है तो उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसी को कॉपी करूँ और पेस्ट करें, अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लांच एलिमेंट चाहती हूँ और टेक्स्ट कलर रेड हो गया तो यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साथ दोनों इनपुट एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई, इररिस्पेक्टिव के वो इनपुट टेक्स्ट का है या इनपुट पासवर्ड का है या इनपुट किसी भी तरह का है, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन है, उन सब के ऊपर स्टाइल अप्लाई होगी। अभी हमारे वेब पेज के ऊपर और कोई भी इनपुट एलिमेंट नहीं है, बट अभी फिलहाल ये दो ही इनपुट एलिमेंट्स थे जिसकी टाइप हमने सेट की थी, जिसके अंदर एट्रीब्यूट हमने कौन सा यूज किया था, टाइप, इसीलिए इन दोनों इनपुट के ऊपर ये स्टाइल। अदरवाइज अगर हमारे वेब पेज के ऊपर कोई और ऐसा एलिमेंट होता जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज किया होता टाइप, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी स्टाइल अप्लाई होता, जो कि अभी हमने यहाँ पर इन दोनों इनपुट एलिमेंट्स के ऊपर अपीयर किया है। तो हम इनको थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम यहाँ पर सर्च करते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर MDN। हम इसको MDN से
एक्सप्लोर कर लेते हैं हमारे पास और कौन से एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स हम पढ़ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला है सिंपल एट्रीब्यूट, जिसको हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट विद एन एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू, एट्रीब्यूट को हमने अभी यूज करके देखा कि हमने टाइप सेट की थी। सेकंड एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू, इसको भी हमने यूज कर लिया था। जिस तरह हमने यूज किया है टाइप इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, या टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, या टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। टाइप क्या था, एट्रीब्यूट था, और वैल्यू हमने वहां पर टेक्स्ट और पासवर्ड सेट की थी, इसको भी हमने यूज कर ली। नेक्स्ट और भी हमारे पास यहाँ पर और काफी सारे लिस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं, इज इक्वल दिया हुआ है, और भी हमारे पास यहाँ पर काफी सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। तो ये अब आपका होमवर्क है कि आपने इन सबको थोड़ा सा टाइम निकाल के सभी को एक्सप्लोर करना है और एक बार प्रैक्टिस करना है। बट बेसिकली जो यूज होते हैं वो यही दो एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हैं जिसको हम मोस्टली अपने लाइव वेबसाइट्स के अंदर यूज करते हैं। लेकिन आपने जो नेक्स्ट दिए हुए हैं इन सभी को एक बार एक्सप्लोर करना है और अपने वेब पेज के अंदर इनको अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करके देखना है। तो ये आपका होमवर्क है। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बाद जो हम सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास सिलेक्टर। सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द क्लास। जिस तरह हमें आईडी सिलेक्टर को यूज किया था एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए, सिमिलरली हम क्लास सिलेक्टर्स को भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल H1 टैग्स हैं, मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स हैं, मल्टीपल एंकर टैग्स हैं, बट मैं चाहती हूँ सिर्फ स्पेसिफिक H1 टैग, पैराग्राफ टैग और एंकर टैग्स के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जो कि मैंने यहाँ पर देना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जिस तरह आईडी के अंदर आईडी एट्रीब्यूट का यूज किया था। इसी तरह हम जिस मैं चाहती हूँ कि H1 टैग, पैराग्राफ टैग और एंकर टैग के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो, तो हम उन तीनों को सेम क्लास दे सकते हैं एट्रीब्यूट के थ्रू। तो उसको हम यूज करेंगे। तो क्लास सिलेक्टर को हम सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो भी हमने वहां पर क्लास लिखी होगी। अगर मेरे पास एट्रीब्यूट है क्लास, उसकी वैल्यू मैंने माई क्लास सेट किया है, तीनों एलिमेंट्स के अंदर जितने भी मल्टीपल तीन क्या या जितने भी हमने स्टाइल अप्लाई करवाने उनके ऊपर मुझे ये वाला एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा क्लास, और उसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी सभी को सेम। तो क्लास सिलेक्टर को हम किस तरह लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर, माई क्लास, देन कर्ली ब्रेसेस और प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को यूज करेंगे। तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके VS कोड के अंदर देखते हैं। तो HTML फाइल के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा टैग है जिसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट यूज किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिव है जिसके अंदर क्लास पोस्ट दी हुई है मेरे पास। नेक्स्ट पैराग्राफ टैग है, क्लास यूजर नेम है, क्लास फॉलोज है एंड क्लास क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डिव टैग है जिसके अंदर सिमिलरली पैराग्राफ टैग के अंदर क्लास यूजर नेम दिया हुआ है, क्लास फॉलो दिया हुआ है। इसी तरह चार और ये तीन हमारे पास ऐसे क्लासेस हैं जिनके ऊपर ये हमारे पास तीन ऐसे पैराग्राफ टैग हैं जिनके अंदर सिमिलर क्लास यूज की गई है, यूजर नेम। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पर पैराग्राफ टैग्स हैं उन सबके ऊपर सिमिलर स्टाइल अप्लाई हो जिसकी क्लास सेट की गई एट्रीब्यूट यूजर नेम। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर यूजर नेम कर्ली ब्रेसेस। हम यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं ग्रे कलर। कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पैराग्राफ टैग्स यहाँ पर यूज किए गए हैं जिनकी हमने यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ टैग्स यूज किए गए हैं जिनको हमने क्लास दी थी यूजर नेम, तो उन सभी पैराग्राफ टैग्स का बैकग्राउंड कलर ग्रे में चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एक और हम यूज एग्जांपल कर लेते हैं कि एंकर टैग्स दिए गए हैं जिनकी क्लास है फॉलोज। सभी एंकर टैग्स हैं जिनकी क्लास दी गई है फॉलोज। तो मैं इन तीनों के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहूंगी, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर का। क्लास हमने क्या सेट किया यहाँ पर, फॉलो। तो यहाँ पर भी हम डॉट ऑपरेटर के बाद फॉलो यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। देन यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। इसको सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन एंकर टैग्स थे जिनकी वैल्यू हमने सेट की हुई थी फॉलो। तो उन्हीं सबके ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम इसका फॉरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉरग्राउंड कलर अगर हम यहाँ पर व्हाइट कर दें और इसको सेव करें एंड रिफ्रेश करें, तो अब वो स्टाइल सिमिलरली उन्हीं टैग्स के ऊपर यूज किया गया, उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर यूज हुआ है जिनकी क्लास हमने क्या सेट की थी, डॉट फॉलो से। सिमिलरली यहाँ पर एक और ये भी हमारे पास पैराग्राफ टैग यूज किया गया, लेकिन इसकी क्लास क्या है, क्वेश्चन है, इसकी क्लास यूजर नहीं है। तो हम यहाँ पर एक और पैराग्राफ टैग को यूज कर लेते हैं जिसकी क्लास है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पर पी टैग यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे क्वेश्चन डॉट ऑपरेटर का, देन कर्ली ब्रेसेस को यूज करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहेंगे हम। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं बस। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी पैराग्राफ टैग है मेरे पास, ये भी पैराग्राफ टैग है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसकी जो हमने क्लास सेट की है वो कुछ और थी, यूजर नेम थी, और इस पैराग्राफ टैग की जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया है और इस पैराग्राफ टैग का जो हमने क्लास यूज किया है वो डॉट क्वेश्चन था। इसलिए जितनी भी पैराग्राफ टैग्स थे जिनके ऊपर हमने जितने भी यहाँ पर पैराग्राफ टैग्स हैं जिनकी क्लास हमने डॉट क्वेश्चन से सेट की थी उनका कलर ये हो गया है, और जिनके ऊपर हमने
यूजर नेम डॉट यूजर नेम यूज किया था उनके ऊपर ग्रे कलर अप्लाई हो गया, और जितने भी एंकर टैग्स थे जिनकी क्लास एट्रीब्यूट सेम थी डॉट फॉलो थे उनके ऊपर बैकग्राउंड कलर पर्पल और फोरग्राउंड कलर व्हाइट अप्लाई होगी। बट ये नेसेसरी नहीं होता कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पर यूज किया गया कि क्लास एट्रीब्यूट जो यूज किया गया पैराग्राफ टैग के अंदर में, अगर हम मैं इसी सेम क्लास एट्रीब्यूट को अगर किसी और फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि इस बटन के अंदर यूज करूँ, आंसर बटन के अंदर अगर मैं यूज करना चाहूँ इरिस्पेक्टिव कि कौन सा एलिमेंट है, अगर वो पैराग्राफ के अंदर मैंने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है या बटन के अंदर यूज किया गया, तो स्टाइल सेम अप्लाई होगा। इसको सेव करते हैं हम और रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर्पल तो आप देख सकते हैं कि इस बटन के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो गया जो कि इस वाले पैराग्राफ के अंदर अप्लाई किया गया था, जिसकी प्रॉपर्टी हमने जिसकी क्लास हमने सेम रखी हुई थी यूजर नेम, इरिस्पेक्टिव कि बटन है, पैराग्राफ है, एंकर है, हेडिंग है, डिव है, स्पैन है, क्या है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर यूजर एट्रीब्यूट यूज किया था, क्लास एट्रीब्यूट यूज किया था जिसकी वैल्यू थी यूजर, वो हमने बटन के अंदर ऐड कर ली, तो वो सिमिलर स्टाइल बटन के अंदर भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बटन दिए हुए हमारे पास, दो बटन दिए हुए हैं। जो पहला बटन है अपवोट, तो उसके अंदर क्लास यूज की गई है क्लास अपवोट की, सिमिलरली नीचे भी और ऊपर भी इसी तरह तीनों जगह क्लास एट्रीब्यूट बटन अपवोट के अंदर अपवोट यूज किया गया, और सेकंड बटन उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किया गया। अगर मैं चाहती हूँ कि अपवोट बटन के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो, सभी अपवोट बटन का कलर चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं डॉट अपवोट कर्ली ब्रेसेस, और मैं चाहती हूँ इन सभी का कलर बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो जाए अपवोट बटन का, जस्ट जो दूसरे बटन से आंसर बटन उनका कलर चेंज नहीं होगा, मैं चाहती हूँ उनका कलर हो जाए पिंक। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर अपवोट के बटन थे उन सबकी क्लास सेम थी अपवोट, इसीलिए उन सबके ऊपर सिमिलर स्टाइल अप्लाई हो गया एज कम्पेयर टू द आंसर बटन। उसके अंदर हमने कोई भी क्लास यूज नहीं की। अगर मैं यही क्लास इसके अंदर तो क्लास एट्रीब्यूट के बाद तो क्लास सिलेक्टर के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है descendant selectors. Descendant selectors selects all the paragraph tags inside div tags. Descendant selectors को पढ़ने से पहले हमें कुछ और descendant selectors को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए कि descendants होता क्या है। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स की, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस की। यूजुअली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं और नेक्स्ट जो चाइल्ड्स होते हैं, जो चाइल्ड्स हैं हमारे पास ये डिसेंडेंट्स हैं, उससे ऊपर डिसेंडेंट्स होते हैं, और उससे भी जैसे चिल्ड्रंस के जो डिसेंडेंट्स हैं, डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के जो डिसेंडेंट्स हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स के जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो चिल्ड्रंस होते हैं। तो ये हमारे पास जो ऊपर होते हैं इनको इंसेस्टर्स कहते हैं, और इनके नीचे जो होते हैं उनको हम डिसेंडेंट्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास टैग्स में होता है कि जो ऊपर टैग होता है उसको इंसेस्टर, इसी तरह टैग्स में होता है जो ऊपर टैग्स होते हैं उसको इंसेस्टर टैग्स कहते हैं, और जो उस टैग के आगे नेक्स्ट इनसाइड टैग नेस्टिंग टैग्स होते हैं उसको हम डिसेंडेंट टैग्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ एग्जांपल दी हुई है डिक एंड, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है डिव एंड पैराग्राफ टैग की। तो डिव क्या है, इंसेस्टर टैग है, और पैराग्राफ क्या है, एक डिसेंडेंट टैग है। डिव के अंदर पैराग्राफ टैग को हमने यूज किया हुआ है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स का मतलब होता है मीन दैट अगर हमारे पास वेब पेज के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स यूज किया गया है, लेकिन मैं सिर्फ उन टैग्स को स्टाइल करना चाहती हूँ जो डिव के बाद आते हैं, तो उसके लिए हम डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करना चाहते हैं। हम यूज करेंगे डिव, फिर स्पेस देंगे और पैराग्राफ टैग। इसका मतलब ये है कि जितने भी डिव टैग्स का हमने यूज किया उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग्स यूज किए उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो हम प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टाइल अप्लाई करेंगे। इसकी हम ये हमारे पास दो लेवल्स दिए हुए हैं, इसमें मल्टीपल लेवल्स भी हम देख सकते हैं। फिलहाल हम इसको अप्लाई करके VS कोड के अंदर देखते हैं। तो ये HTML की फाइल दी हुई है हमारे पास। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन टैग के अंदर भी मेरे पास काफी सारे एंकर टैग्स दिए हुए, यूआर टैग देन LL टैग, यहाँ पर भी मल्टीपल एंकर टैग्स दिए गए हैं, और यहाँ पर डिफ टैग के अंदर भी काफी सारे एंकर टैग्स दिए हुए हैं। यहाँ पर पैराग्राफ एंकर टैग, ये दूसरा एंकर टैग है, और सिमिलरली यहाँ पर एक एंकर टैग है। उसके बाद यहाँ फुटर में भी हमारे पास एक एंकर टैग दिया हुआ है। यहाँ पर फुटर में हमारे पास ये एंकर टैग दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उन्हीं एंकर टैग्स के स्टाइल अप्लाई हो जो कि डिव टैग के पैराग्राफ टैग के अंदर आते हैं। जो डिव के अंदर एंकर टैग्स आते हैं मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं हम किस तरह यहाँ पर इसका सिंटैक्स लिखेंगे। डिव स्पेस एंकर कर्ली ब्रेसेस। मैं चाहती हूँ इन एंकर टैग्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए
बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास ब्लैक कलर और फोरग्राउंड कलर हो जाए व्हाइट। इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन के अंदर भी ये सारे एंकर टैग्स यूज किए गए थे, उनके ऊपर अभी कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ जो पैराग्राफ, लेकिन जो डिव के अंदर एंकर टैग्स थे उनका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया। सिमिलरली फुटर के अंदर भी एंकर टैग एक यूज किया गया था, लेकिन उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग तो है और उसके ऊपर एंकर टैग भी है, बट डिव के अंदर नहीं है। तो हम यहाँ पर हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज किया है, जो कि डिव के सारे टैग्स के अंदर जितने भी एंकर टैग्स यूज किए गए हैं उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई हुई, उन्हीं के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया गया है, उन्हीं के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया गया है जो कि डिव के अंदर एंकर टैग्स हुए। जो डिव से बाहर टैग्स हैं उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। ये हमने 2 लेवल्स देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस तरह यहाँ नेविगेशन टैग दिया गया, यूएल टैग दिया गया, एलआई टैग दिया गया, तो मैं चाहती हूँ इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी, यहाँ पर हमने 3 लेवल्स यूज कर लिए, नैव टैग, यूएल टैग एंड एलआई टैग। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ। बैकग्राउंड हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं पिंक एंड कलर यहाँ पर इसका पर्पल। कंट्रोल एस करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर सभी लिस्ट टैग का क्या हो गया, पिंक हो गया। पर्पल कलर अपीयर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगी आप देख सकते हैं यहाँ बुलेट्स जो हमने नैव टैग के अंदर यूज किए इनका कलर हमारे पास पर्पल कलर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 लेवल्स यूज किए गए थे, नैव टैग, यूएल टैग एंड लिस्ट टैग। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एंकर टैग को 4 लेवल्स यूज करूंगी, रिफ्रेश करूंगी, तो अब यहाँ पर इन सभी एंकर टैग्स के ऊपर भी पर्पल कलर क्या हो गया, अपीयर हो गया। अब वो स्टाइल इन डॉट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, अब एंकर टैग्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई, क्योंकि एंकर क्या है, डिसेंडेंट सेलेक्टर है। अब इससे पहले जो था वो एलआई डिसेंडेंट सेलेक्टर था, लेकिन अब कौन सा डिसेंडेंट सेलेक्टर है, ए सेलेक्टर है। मींस दैट नेविगेशन के अंदर जितने भी यूएल टैग्स हैं और उन यूएल टैग्स के अंदर जितने एलआई टैग्स हैं और उन सभी एलआई टैग्स के अंदर जितने एंकर टैग्स हैं उन सबका बैकग्राउंड पिंक होगा और फोरग्राउंड कलर पर्पल होगा। इसीलिए यहाँ पर फोरग्राउंड कलर सभी एंकर टैग्स का जो नेविगेशन के अंदर थी, यहाँ फॉलो बटन का कलर के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, ये स्टाइल सिर्फ नेविगेशन के यूएल टैग के लिस्ट टैग के अंदर जितने एंकर टैग्स थे उनके ऊपर अप्लाई हुआ। तो ये हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर्स होते हैं। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के बाद जो हम नेक्स्ट सेलेक्टर पढ़ेंगे वो होगा एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर P लिखूं और यहाँ पर सिर्फ H3 लिखूं, इट्स मीन कि P क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर, और H3 क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो वो क्या बनेगा, एडजेसेंट कॉम्बिनेटर बनेगा। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट, पहले एलिमेंट के फौरन बाद जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है उसके ऊपर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हमने पैराग्राफ और H3 की एग्जाम्पल लिए, मैं चाहती हूँ कि मैं उस सारे H3 हेडिंग्स को यूज करूँ, उसके ऊपर स्टाइल करूं जो फॉरन पैराग्राफ टैग्स के बाद आ रहे हैं, या फिर मैं चाहती हूँ कि पैराग्राफ टैग्स, या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उन सारे पैराग्राफ टैग्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करूं जो H3 के बाद है। तो यहाँ हम लिखेंगे H3+P, लेकिन अभी हमने उन सभी H3 टैग्स को चेंज करना है, उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है जो कि पैराग्राफ टैग के बाद है। मल्टीपल टैग्स, अगर हमने पैराग्राफ टैग कंटेंट, अगर वेब पेज के अंदर हमने मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स को यूज किया है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ जो कि H3 के फौरन बाद आते हैं, तो उसके लिए हम सिबलिंग कॉम्बिनेटर को यूज करेंगे। सिबलिंग का क्या मतलब होता है, हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, सेम पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है, सिबलिंग्स। अभी हमारे पास पेरेंट 1 है, उनके 2 चाइल्ड्स हैं, इन दोनों का क्या है, सेम रिलेशन सिबलिंग्स का। इसी तरह ये दूसरे पेरेंट्स हैं, उनके चिल्ड्रंस हैं, तो उनके आपस में क्या रिलेशन है, सिबलिंग्स का। इसी तरह जो सेम लेवल्स पे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर के थ्रू स्टाइल कर सकते हैं। ये प्लस ऑपरेटर साइन जो है ये सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर भी अगर सीएसएस के अंदर आपको इस तरह 2 एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और प्लस साइन के साथ कंबाइन करते हुए नजर आएंगे, तो इट्स मीन उनके अंदर कौन सा रिलेशन है, सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर का रिलेशन। तो इसको हम एक बार VS Code के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये मैंने HTML फाइल के अंदर काफी सारे H3 हेडिंग्स यूज किए हुए हैं और उनके साथ काफी सारे पैराग्राफ टैग्स को यूज किया गया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ, इसको हम एक बार व्यू करते हैं किस तरह व्यू होगा। ये इस तरह व्यू रहा है, अभी तक हमने इसके ऊपर कोई भी CSS अप्लाई नहीं की है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो H3 है इसके फौरन बाद जो आने वाली ये लाइंस हैं इनके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करूँ, तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी CSS के अंदर, इसको हम रिमूव करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगी H3+P, देन हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। मैं चाहती हूँ सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, तो ग्रे हो जाए और 4 कलर हमारे पास, और मैं चाहती हूँ यहाँ पर इसकी फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, इम्पैक्ट हो जाए। तो इम्पैक्ट हो जाए, हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि H3 के बाद जो पहले पैराग्राफ आ रहा था उसके अंदर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। उनके बैकग्राउंड कलर सभी के अंदर, सभी H3 हेडिंग के अंदर जो पहले पैराग्राफ आ रहा था उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ, बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया है और फॉन्ट फैमिली इम्पैक्ट हो गई है। सिमिलरली यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग और H3 हेडिंग एलिमेंट्स के थ्रू तो इसको करते हैं, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो मैं बाकी टेक्स्ट है उसको हम कॉमेंट आउट करते हैं
और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने मल्टीपल बटन्स को यूज किया गया। यहाँ पर एक बटन हमारे पास अपवोट के नाम से और एक सिंपल बटन है। इसके ऊपर ये जो अपवोट का बटन है इसके ऊपर क्लास यूज की गई है, क्लास अपवोट है, लेकिन जो उसके फौरन बाद सिबलिंग्स वाला बटन है उसके अंदर कोई क्लास यूज नहीं की गई। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो अपवोट के फौरन बाद आने वाला बटन है, अपवोट के फौरन बाद आने वाला बटन है, उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो हम यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉट अपवोट देन प्लस एंड बटन। हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, रिफ्रेश। तो मैं चाहती हूँ उनका बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाए, जितनी भी अपवोट बटन हैं उनके ऊपर बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाए। मीन्स दैट जो क्लास है, जितने भी बटन है अपवोट वाले बटन, उनकी क्लास एट्रीब्यूट हमारे पास अपवोट थी। अपवोट बटन के बाद इमीडिएट जो बटन आता है, सेम लेवल्स में ही दोनों सिबलिंग्स रिलेशन है। अपवोट बटन के बाद जो नेक्स्ट बटन है वो आंसर बटन ही है। हम आंसर बटन के ऊपर सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सिबलिंग्स रिलेशन। अपवोट क्लास की हमने यहाँ पर सिलेक्टर यूज कर लिया और ये कॉम्बिनेटर यूज किया हमने। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास अपवोट बटन एलिमेंट। हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर, जो अपवोट बटन है उसके फौरन बाद आने वाला जो बटन है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर पर्पल देना चाहते हैं। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अपवोट के बाद जितनी भी आंसर बटन्स थे, अपवोट के ऊपर क्लास अपवोट की, अपवोट क्लास के बाद जितनी भी बटन सिबलिंग्स में रिलेशन थे उन सब के ऊपर बैकग्राउंड कलर पर्पल अप्लाई हो गया। एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर से नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है चाइल्ड कॉम्बिनेटर। सिलेक्ट ऑल द बटन टैग व्हिच आर डायरेक्ट टू सिबलिंग्स ऑफ द स्पैन टैग्स। चाइल्ड कॉम्बिनेटर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पेरेंट्स के चाइल्ड हम उनको ही कहते हैं जो कि डायरेक्ट उनसे रिलेट करते हो। जैसे कि ये चिल्ड्रंस के पेरेंट्स ये हैं, इन पेरेंट्स के चाइल्ड ये हैं। अब ये इन पेरेंट्स के चाइल्ड नहीं हो सकते, ये वाले चाइल्ड इनके पेरेंट्स नहीं हो सकते। जिनका डायरेक्ट रिलेशन होते हैं वही हमारे पास उनके चाइल्ड्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास चाइल्ड कॉम्बिनेटर होता है। मींस दैट स्पैन टैग के जो डायरेक्ट रिलेशन में होता है बटन, सिर्फ उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं हम। उससे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट उसके अंदर हम उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पैन टैग है, उसके अंदर बटन टैग है, उसके अंदर नेविगेशन टैग है। तो हम स्पैन टैग्स के अंदर जो डायरेक्टली चाइल्ड कॉम्बिनेटर के यूज करते हुए सिर्फ बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे जो जितने भी उसके अंदर और टैग्स यूज किए गए हैं उसके ऊपर सीएस अप्लाई नहीं कर सकते। इस स्पैन टैग का जो चाइल्ड टैग है वो बटन टैग है, उससे आगे जितने भी टैग होंगे उनका वो चाइल्ड नहीं होगा। इसको हम वीएस कोड के अंदर भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है नेविगेशन की। मीन्स दैट अगर मैं चाइल्ड कॉम्बिनेटर का रिलेशन इनके बिटवीन यूज करूँ तो नैव टैग डायरेक्टली चाइल्ड है किसके, यूएल टैग के, और एलआई टैग डायरेक्ट चाइल्ड है किसके, यूएल टैग के। मींस दैट सिर्फ इन दोनों को यूज करते हुए मैं इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करूंगी, लेकिन इस नैव टैग का इस एलआई टैग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हम इसको सीएसएस के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। सेक्शन टैग दिया गया है, सेक्शन टैग के जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो पैराग्राफ टैग है एंड डिव टैग है, लेकिन ये जो डिव के अंदर पैराग्राफ टैग है इसका कोई भी चाइल्ड रिलेशन नहीं है इस सेक्शन टैग के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सेक्शन टैग के फौरन बाद पैराग्राफ आता है इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाए। हम इसको सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो मेरे पास वेब पेज इस तरह अपीयर हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सेक्शन के बाद वाला जो पैराग्राफ टैग है इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई जाए। हम यहाँ पर कर लेते हैं। हम पर यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन, ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे ग्रे, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं सेक्शन टैग के बाद जो फॉरेन पैराग्राफ टैग यूज किया गया है उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई किया गया, बाकी और किसी पैराग्राफ टैग के अंदर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि सेक्शन टैग के डायरेक्ट चाइल्ड में यही पैराग्राफ था और कोई भी सेक्शन टैग के पैराग्राफ टैग यहाँ पर भी है लेकिन ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है इस सेक्शन टैग का। तो इसके लिए मैं डिव और पी लिखूंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्शन के अंदर जो डिव दिया हुआ है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसके ऊपर भी मैं चाहती हूँ ये वाला स्टाइल अप्लाई हो। इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया है जो कि सेक्शन के अंदर डिव था। मींस दैट डिव क्या है, सेक्शन का चाइल्ड है और उसके बाद पैराग्राफ का डिव है। तो अब इस पैराग्राफ के ऊपर ये कौन सा पैराग्राफ है हमारे पास, जो डिव के अंदर पैराग्राफ दिया गया है उसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो चुका है। डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है ये वाला पैराग्राफ इस सेक्शन के, इस सेक्शन के डायरेक्ट पैराग्राफ ये ही रिलेशन में है। ये पहले सेक्शन फिर डिव देन पैराग्राफ आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल में यूएल टैग भी दिया हुआ है और एलआई टैग भी दिया हुआ है। इस आर्टिकल के डायरेक्ट रिलेशन में यूएल टैग है, यूएल टैग के डायरेक्ट रिलेशन में एलआई टैग है। तो यहाँ पर और मल्टीपल एलआई टैग्स भी दिए हुए हैं। ये H3 भी दिया हुआ है, डिव है, यहाँ पर भी डिव दिया हुआ है, यहाँ पर भी डिव दिया हुआ है और यहाँ पर भी डिव दिया हुआ है। अगर मैं चाहती हूँ कि डिव का चेंज हो जाए तो डिव चेंज हो जाएगा, लेकिन डिव के अंदर भी हमारे पास काफी मल्टीपल चाइल्ड टैग्स यूज किए गए। यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज किया गया, यहाँ यूएल टैग यूज किया गया है। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगी आर्टिकल एंड यूएल तो क्या होगा कि आर्टिकल के जो डायरेक्ट रिलेशन में यूएल टैग है इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको करके देखते हैं। आर्टिकल ग्रेटर देन यूएल, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं हम। कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर पर्पल, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी आर्टिकल के अंदर
यूएल टैग यूज किए गए थे उसके ऊपर पैराग्राफ टैग, आर्टिकल के अंदर जो यूएल टैग दिए गए थे उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ, लेकिन जो यूएल टैग डायरेक्ट रिलेशन में नहीं थे आर्टिकल के अंदर उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, ये अभी विदाउट सीएसएस है। मींस दैट ये वाले जो यूएल टैग है ये पहले डिव के अंदर आते हैं, ये डिव के चाइल्ड है, लेकिन आर्टिकल के डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। अगर मुझे इनके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है तो इसके लिए भी मुझे सेपरेटली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा आर्टिकल, देन मुझे क्या लिखना पड़ेगा डिव, देन मुझे लिखना पड़ेगा यूएल। अब यूएल के अंदर भी हमारे पास क्या है, लिस्ट टैग्स है, मैं चाहती हूँ इन लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो। तो अभी फिलहाल हम इसको करके देखते हैं। इसके ऊपर मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, वो हो जाए ब्लांच एलिमेंट। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल डिव एंड यूएल, इन थ्री की मदद से अब इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया। इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ है दो एलिमेंट्स की, आर्टिकल एंड यूएल के। मींस दैट यूएल, ये वाला यूएल टैग डायरेक्टली चाइल्ड था इस आर्टिकल के, लेकिन ये वाला यूएल डायरेक्टली चाइल्ड रिलेशन नहीं है आर्टिकल के साथ, ये चाइल्ड है डिव का और डिव चाइल्ड है इस आर्टिकल्स का। इस तरह हम डिफरेंट चाइल्ड एलिमेंट्स को यूज करते हुए इनके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो उसके लिए मुझे अगेन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एल आई टैग, कंट्रोल एस करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ लिस्ट के ऊपर यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज कलर हो जाए, नहीं चाहती, इसी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ सेक्शन डी एंड ई, कंट्रोल एस करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, स्टाइल तो अप्लाई हो गया है, डायरेक्ट अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिव एंड ना लिखूं और सेव करूं और रिफ्रेश करूं, अभी मेरे वेब पेज के ऊपर देखिए जितने भी पैराग्राफ टैग्स थे उस डिव के अंदर उन सबके ऊपर स्टाइल, ये देखिए मेरे पास जितने भी उस सेक्शन के अंदर पैराग्राफ टैग्स थे, बेशक वो डायरेक्ट रिलेशन में थे या इनडायरेक्ट रिलेशन में थे, उन सबके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया। ये देखिए एचटीएमएल के अंदर यहाँ पर सेक्शन टैग्स के पास मेरे पास, यहाँ सेक्शन टैग के अंदर डायरेक्ट रिलेशन में ये पैराग्राफ था, लेकिन ये वाला पैराग्राफ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं था। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर ये नहीं देखता कि कौन सा पैराग्राफ उसके डायरेक्ट रिलेशन में है या कौन सा पैराग्राफ उसके डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। जितने मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स या जो भी टैग हमने सेलेक्ट किया होगा उस सेक्शन के अंदर आएगा, उन सबके ऊपर सीएसएस अप्लाई होगी। अगर मैं यहाँ पर कोई और पैराग्राफ टैग यूज करूंगी, सिमिलरली यहाँ अगर हम आर्टिकल के अंदर लिस्ट टैग्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूं लिस्ट टैग और यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं ब्लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ से हम करवा सकते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी लिस्ट टैग्स के ऊपर स्टाइल सिमिलर अप्लाई हो गया एज कम्पेयर टू कि वो डायरेक्ट रिलेशन में है या इनडायरेक्ट। इसीलिए हम लाइव वेबसाइट्स में चाइल्ड कॉम्बिनेटर्स की बजाय डिसेंडेंट सेलेक्टर्स को प्रेफर करते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेलेक्टर इन सीएसएस।